हेलो क्लास। वैसे तो आपके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे स्टूल एग्जामिनेशन में, तो हमने उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारी चीज़ें समझी। बट आज जो बात करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो जब भी हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो केवल स्टूल्स को देखकर उसका कलर, कंसिस्टेंसी, या हम सिर्फ उसमें पैरासाइट्स नहीं देखते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन को ब्रॉडली हमने अदर पार्ट्स में समझा। हमने फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको हमने माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन बोला। फिर उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या था हमारा? कलर, कंसिस्टेंसी, ओडर, मसल्स या म्यूकस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमने ओवा, सिस्ट, पैरासाइट्स, सेल्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें देखी। बट जब हम केमिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो स्टूल्स में ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करना जो हमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन और हेपाटोबिलियरी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए सिंपल सी भाषा में केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल इज इक्वल टू स्टूल में मौजूद या एब्सेंट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करके हम जीआई ट्रैक्ट की फंक्शनिंग और डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो भी केमिकल टेस्ट हैं, जैसे स्टूल पीएच है, ऑकल्ट ब्लड या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट है, फीकल फैट, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, स्टर्कोबाइलिन, यूरोबिलिनोजन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्पेशली फीकल पैंक्रियाटिक इलास्टेज एंड फीकल कैल्प्रोटेक्टिन एंड फीकल लैक्टोफेरिन। ठीक है, ओवरऑल ये बहुत सारी चीज़ें, तो हम बारी बारी से बात करेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज़ स्टूल पीएच। ठीक है, स्टूल पीएच का मतलब ये है कि फीसेस की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मेज़र करना। पीएच हमें बताता है कि स्टूल एसिडिक है, न्यूट्रल के आसपास है या अल्कलाइन है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल पीएच जो होता है स्टूल का लगभग 6.5 टू 7.5 के आसपास कॉमनली लिया जाता है। लेकिन हमारी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस रेंज जो है उसकी वो बदल सकती है। कुछ लेबोरेटरीज़ अडल्ट्स में लगभग 7 टू 7.5 यूज़ करती हैं। ठीक है, इसीलिए आप क्या लिखोगे? नॉर्मल स्टूल पीएच अप्रॉक्सीमेटली 6.5 टू 7.5, लैब स्पेसिफिक रेंज शुड बी फॉलोड। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं एसिडिक स्टूल की, एसिडिक में पीएच क्या होगा? कम होगा। अगर स्टूल का पीएच कम हो जाता है, पर्टिकुलरली लेस देन 5.5, तो ये कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्लू हो सकता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्यों स्टूल एसिडिक हो जाता है? मान लो कि लैक्टोज जो है ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना। अब इससे क्या होगा? लैक्टोज इंटेस्टाइन में बच गया, अब ये कोलन में पहुंचेगा। गट बैक्टीरिया इस अनअब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करेगा। ठीक है, तो इस फर्मेंटेशन से जो ऑर्गेनिक एसिड्स या जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या हैं, ये बनते हैं। ठीक है, इसीलिए अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक एसिड का बढ़ना और स्टूल का पीएच कम हो जाना। एक ये तो एसिडिक स्टूल के कॉजेज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, अदर कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन और वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी या इंटेस्टाइनल म्यूकोसल डैमेज या मैल एब्जॉर्प्शन और कुछ डायरियल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्टूल पर्टिकुलरली बच्चों में कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन का क्लू दे सकता है, लेकिन केवल स्टूल का पीएच देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जाता है। इसीलिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स और दूसरे टेस्ट के साथ इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा चलो हम बात करते हैं इसमें अल्कलाइन पीएच। जब स्टूल का जो पीएच है ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम अल्कलाइन स्टूल कहते हैं। इसकी वजह सेक्रेटरी डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, प्रोटीन रिच डाइट एंड पुट रिफैक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह। ठीक है, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। कुछ केसेस में एंटीबायोटिक
एसोसिएटेड अल्ट्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा की वजह से भी, एंड विलर्स एडिनोमा जैसे कंडीशंस में भी अल्कलाइन स्टूल देखा जा सकता है। तो अल्कलाइन स्टूल का अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बात करें तो अल्कलाइन स्टूल स्पेसिफिक डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं करता है। बेसिकली ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल एक्टिविटी, डाइट और डायरियल इन्फ्लामेटरी कंडीशन से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो मेजर्ड ऑफ स्टूल पीएच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन डायग्नोसिंग कार्बोहाइड्रेट मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। द अनदर वन इज़ ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। तो ऑकल्ट ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जो स्टूल्स में मौजूद है लेकिन नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसीलिए हम फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। इस स्टूल में हम हिडन जीआई ब्लीडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑकल्ट ब्लड refers to small amount of blood present in stool that are not visible to the naked eye, and these minute quantities of blood can be detected only by the chemical or immunological methods. So अब there are two types of FOBT. FOBT को broadly हम दो important methods में समझ सकते हैं। गायक बेस्ड FOBT जिसको हम GFOBT बोलते हैं, एंड फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, ठीक है, इसको हम FIT या IFOBT भी बोल सकते हैं। सो द ट्रेडिशनल गायक बेस्ड टेस्ट डिटेक्ट्स द peroxidase एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग अ ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड मॉडर्न इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जो FIT है एंड या फिर स्पेशली डिटेक्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ इन दोनों टेस्ट के बारे में। जो गायक FOBT है, हीमोग्लोबिन में मौजूद हीम में क्या होता है, स्यूडो पेरोक्सिडेज एक्टिविटी होती है। किसमें, हीम में। जब स्टूल सैंपल में हीम प्रेजेंट होता है और टेस्ट रिएजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गायक होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर जो है ये डेवलप होता है। तो सिंपल रिएक्शंस में क्या होगा, चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इस गायक के लिए बता रहा हूँ। सिंपल में क्या होगा, जो हमारे इसमें हीम प्रेजेंट होगा, हीम किसके साथ रिएक्ट करेगा, पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, और प्लस ये जो हमारा है गायक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बनाएगा ऑक्सीडाइज्ड गायक, ठीक है, और एट द एंड पे ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर अगर आता है तो पॉजिटिव टेस्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑकल्ट ब्लड नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब डिटेक्टेबल ब्लड नहीं मिला। एबनॉर्मल फाइंडिंग में अगर पॉजिटिव FOBT है तो ऑकल्ट ब्लड डिटेक्टेड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव FOBT, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ ये बताता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लड लॉस हो सकता है। कॉज पता करने के लिए हमें फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। आप इसको डायरेक्टली आप कैंसर से कंपेरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन वजह क्या हो सकती हैं, कोलोरेक्टल पॉलिप्स या कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज़, गैस्ट्राइटिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, हेमोरॉइड्स, इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स। अगर फॉल्स पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो मैंने बोला कि पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव जो हमारा ये जो हमारा है GFOBT जो ह्यूमन ब्लड के लिए कम्प्लीटली स्पेसिफिक नहीं है। तो कुछ फूड्स में पेरोक्सिडेज एक्टिविटी होती है और रेड मीट भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए इसको हम इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव भी है कि हाई डोज विटामिन C जैसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस गायक ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर सकती हैं और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो अगला मैंने जो टेस्ट आपको बताया था यहाँ पे, ये हमारा फिट वाला टेस्ट, ठीक है, जो मॉडर्न स्टूल ब्लड टेस्ट है, ठीक है, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। तो देखो FIT में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन यूज़ किए जाते हैं।
अगर स्टूल्स में ह्यूमन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो एंटी ह्यूमन हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी प्लस ह्यूमन हीमोग्लोबिन जब रिएक्ट करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एफआईटी ह्यूमन हीमोग्लोबिन को स्पेसिफिकली डिटेक्ट करता है और इसीलिए डाइट्री पेरोक्सिडेज रेड मीट जैसी जो जीएफओबीटी जो मैंने अभी आपको पहले बताया उसमें जो फॉल्स नेगेटिव और जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे तो उनकी लिमिटेशंस को कम अफेक्ट करता है, उस तरीके की चीज़ें कम हो सकती हैं। तो एफआईटी का मेजर यूज़ जो कोलोरेक्टल कैंसर है और जो लोअर लिम जीआई ब्लीडिंग है इनके डिटेक्शन या इनके स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं। लेकिन पॉजिटिव एफआईटी अगर है तो कैंसर कंफर्म नहीं होगा उससे, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या कॉमनली कोलोनोस्कोपी या एक कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट आता है इसमें फीकल फैट टेस्ट। देखो फीकल फैट टेस्ट स्टूल्स में एक्सक्रीटेड फैट की मात्रा को मेज़र करता है। नॉर्मली डाइटरी फैट इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगर फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता तो ज़्यादा फैट स्टूल में निकलता है, तो इस कंडीशन कहते हैं हम स्टीटोरिया। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टीटोरिया। फिर से समझ लो, जो फीकल फैट टेस्ट में एक्सक्रीटेड फैट की मात्रा को हम इसे मेज़र करेंगे, ठीक है, कि फीसेस में कितना फ़ैट बाहर निकला है। तो नॉर्मली क्या होता है, डाइटरी फैट इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमारे अंदर जाके उसका प्रॉपर यूज़ होता है। अगर फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ज़्यादातर फैट हमारे स्टूल में मिक्स हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? स्टीटोरिया। स्टीटोरिया की नॉर्मल वैल्यू क्या है? क्वांटिटेटिव 24 आवर फीकल फैट टेस्टिंग में नॉर्मल वैल्यू कॉमनली होती है लेस देन 7 ग्राम फैट पर 24 या हाँ पर 24 आवर्स, ठीक है, या पर डे कह सकते हैं। नॉर्मल लेस देन 7 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे आर एक्सक्रीटेड इन स्टूल वाइल कंज्यूमिंग अ नॉर्मल डाइट, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। बट अगर फीकल फैट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर स्टूल्स में एक्सेसिव फैट है, फीकल फैट बढ़ गया तो वो हो जाएगी स्टीटोरिया। स्टूल बहुत बल्की होगा, बहुत ग्रीसी होगा या ऑयली होगा, फुल स्मेलिंग या डिफ़िकल्ट टू फ्लश हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। सो वाई डज फीकल फैट इंक्रीज़? फैट एब्जॉर्प्शन के लिए 3 मेजर चीज़ें चाहिए, ठीक है। फैट एब्जॉर्प्शन के लिए 3 मेजर चीज़ें क्या क्या चाहिए? एक तो बाइल, ठीक है, दूसरा पैंक्रियाटिक एंजाइम और तीसरा एक हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा। हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा अगर हमें फ़ैट को एब्जॉर्ब करना है, अगर इनमें से किसी में प्रॉब्लम है तो फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो कॉमन अब यहीं से आप समझ जाओगे हमने क्या बोला, बाइल, दूसरा पैंक्रियाटिक एंजाइम, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब आप कॉजेज़ का अंदाज़ा क्या लगाओगे? पैंक्रियाटिक कॉज क्या हो सकता है? क्रोनिक पैंक्रियाटिटिस सबसे पहले आ गया हमारा पैंक्रियास से। दूसरा पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये देखो ये हमारे पैंक्रियाटिक कॉजेज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइल रिलेटेड क्या होता है? बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर बाइल सॉल्ट या डिफिशिएंसी, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड इंटेस्टाइनल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सीलियाक डिजीज़, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल डिजीज़, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज़, अदर मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो फीकल फैट टेस्ट मेनली क्या बताता है कि इज़ द पेशेंट एब्जॉर्बिंग डाइटरी फैट प्रॉपरली? इंक्रीज्ड फीकल फैट क्या होगा? फैट मैलअब्जॉर्प्शन और स्टीटोरिया को शो करेगा, और ये पैंक्रियाटिक बिलियरी या इंटेस्टाइनल डिजीज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एक क्लू देता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टेस्ट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टेस्ट बेसिकली स्टूल में जो रिड्यूसिंग शुगर्स या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इनका मेन यूज़ है कार्बोहाइड्रेट मैलअब्जॉर्प्शन का क्लू ऑब्टेन करना। सो रिड्यूसिंग शुगर्स इंक्लूडिंग शुगर्स सच एज ग्लूकोज,
lactose, fructose and galactose that remain undigested or unabsorbed in intestine. ठीक है. सो प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स अल्कलाइन मीडियम में कॉपर आयन को रिड्यूस करते हैं. ध्यान समझना, ये जो भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है, ये जो भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये अल्कलाइन मीडियम में कॉपर आयंस को रिड्यूस करते हैं. क्लासिकली जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, Cu2+, ठीक है, एंड Cu+, ठीक है. तो क्या है क्लासिकली जो कुप्रस ऑक्साइड जैसी कलर्ड प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, इसीलिए कलर चेंज या प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स रिड्यूसिंग सब्सटेंस. नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगा? नॉर्मल स्टूल में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस आर नॉर्मली एब्सेंट. कुछ लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड रेफरेंस देते हैं. एग्जांपल के लिए वन लेबोरेटरी रेफरेंस यूज़ किया गया, लेस देन एंड इक्वल टू 0.25 ग्राम पर DL. कितना? 0.25 ग्राम पर DL एज अ लोअर रेंज विद हायर वैल्यूज़ सजेस्ट करेंगे ऑस्मोटिक डायरिया, बट एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन इज मेथड स्पेसिफिक. ठीक है, तो नॉर्मल, नेगेटिव या इनसफिशिएंट अमाउंट. ठीक है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट की हम बात करें, ठीक है, अ पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन. अगर स्टूल में रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन का सस्पिशन. कॉमन कॉजेज़ क्या होंगे? लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज डेफिशिएंसी, अदर डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी या इंटेस्टाइनल म्यूकोसल डिजीज़, सम कॉजेज़ ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन में स्टूल अक्सर एसिडिक भी हो सकता है, क्योंकि अनएब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से ऑर्गेनिक एसिड्स बनाता है. तो हर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसीलिए अगर पेशेंट में सुक्रोज मेल अब्जॉर्प्शन है तो रूटीन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टेस्ट इनिशियली नेगेटिव हो सकता है. यानी कि नेगेटिव रिड्यूसिंग टेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करता है यहाँ पर. ठीक है, सो बाइल पिगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आप बाइल पिगमेंट का पाथवे समझिए. होता क्या है कि क्या होगा? RBC टूटते हैं, ठीक है, RBC का ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, ये भी टूटेगा. ठीक है, अब जब टूटेगा तो हीम बचेगा ना, हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा. तो इस हीम से क्या बनेगा? बिलिरुबिन. हीम से क्या बनेगा? बिलिरुबिन. अब बिलिरुबिन क्या होता है? लीवर क्या करता है? इसे बाइल में एक्सक्रीट करेगा. ठीक है, लीवर इस बिलिरुबिन को बाइल में एक्सक्रीट करेगा. ठीक है, और इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन से आगे मेटाबोलाइट्स बनते हैं. ठीक है, जो बाइल से इंटेस्टाइन, ठीक है, बाइल से इंटेस्टाइन से यूरोबिलिनोजन और उसके बाद स्टर्कोबैलिन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें एक ऐसा पाथ है. ठीक है, RBC टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीम से बिलिरुबिन बनेगा. ठीक है, एंड लीवर इसे बाइल में एक्सक्रीट करेगा. इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल रिएक्शन के थ्रू आगे मेटाबोलाइट्स बनते हैं लाइक यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबाइलिन. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी हम नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं. नॉर्मल स्टूल्स का जो ब्राउन कलर है, ठीक है, ये लार्जली स्टर्कोबाइलिन, ठीक है, आ प्रोडक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, ये इससे एसोसिएटेड होता है. ठीक है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, ये. ठीक है, इन एडल्ट्स बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनटू स्टर्कोबाइलिन विच गिव्स स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर. तो नॉर्मल स्टूल में
बिलिरुबिन इटसेल्फ जनरली मेजर डिटेक्टेबल एंड प्रोडक्ट के रूप में नहीं रहता, क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन और आगे स्टर्कोबैलिन में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने वो दोनों चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या आएंगी कि डिक्रीज्ड या फिर एब्सेंट स्टर्कोबैलिन, स्टूल पेल या क्ले कलर्ड का हो सकता है। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो या सीवियर कोलेसिस्टेसिस या गॉलस्टोन लिवर डिजीज़, ये चीज़ें। अगर बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, बाइल पिगमेंट एनालिसिस हेल्प इवेलुएट लिवर फंक्शन, बाइल फ्लो एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही तो बाइल पिगमेंट्स कम हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, स्टर्कोबाइलिन कम हो जाएगा, स्टूल पेल हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसीलिए पेल या क्ले स्टूल हेपेटोबिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आर बाइल constituents that are very important for fat digestion and absorption। इनका मेजर रोल क्या है? emulsification of fats प्लस फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, जिससे फैट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली बाइल सॉल्ट्स इंटेस्टाइन में बाइल के साथ में पहुंचते हैं और लार्जली इलियम में रीएब्जॉर्ब होकर इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं। इसीलिए स्टूल्स में बड़ी मात्रा में बाइल सॉल्ट्स नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, तो अगर बाइल सॉल्ट्स बढ़ गए, अगर इंक्रीज बाइल सॉल्ट्स की हम बात करें, ठीक है, अगर बाइल सॉल्ट्स इंटेस्टाइन में प्रॉपरली रीएब्जॉर्ब नहीं होते या एक्सेसिव अमाउंट्स कोलन तक पहुंचते हैं तो स्टूल्स में बाइल एसिड लॉस बढ़ सकता है। तो कॉमन कॉज क्या होते हैं? लाइक इलियल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, इलियल रिसेक्शन, ठीक है, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है, और कुछ डायरियल डिसऑर्डर्स। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सेस बाइल एसिड कोलन पहुंच के वाटर का सिक्रीशन और कोलोनिक मोर्टेलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बाइल एसिड मैलअब्जॉर्प्शन, क्रोनिक वाटरी डायरिया ये हो सकती है। इसीलिए आप ऐसे कह सकते हो कि बाइल सॉल्ट्स नॉर्मली हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन। एबनॉर्मल बाइल एसिड हैंडलिंग कैन प्रोड्यूस फैट मैलअब्जॉर्प्शन और bile acid diarrhea depending on the site and mechanism. The another one is stercobalin. Stercobalin is a brown colored product of intestinal bilirubin metabolism and it is an important contributor to our normal brown color of stool, जो मैंने अभी आपको बताया बिलिरुबिन से यूरोबिलिनोजन बना और फर्मेंटेशन के बाद में स्टर्कोबालिन बना। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टर्कोबालिन नॉर्मली स्टूल में प्रेजेंट होता है जो स्टूल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कि ये डिक्रीज़ है या फिर कम हो गया है, अगर बाइल इंटेस्टाइन्स में नहीं पहुंचती तो बिलिरुबिन की डिलीवरी कम होगी, ठीक है, और स्टर्कोबालिन का फॉर्मेशन भी कम होगा। अब इसकी वजह क्या हो सकती हैं? ठीक है, कॉजेज़ कंप्लीट या मार्क्ड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर कोलेस्टासिस या गॉलस्टोन्स या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लिवर डिजीज़। ठीक है, और अगर स्टर्कोबालिन इंक्रीज्ड है, ठीक है, तो इंक्रीज्ड बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। जैसे कुछ हिमोलाइटिक स्टेट्स में इंटेस्टाइनल यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबालिन जो प्रोडक्शन है ये बढ़ सकती है। इसीलिए स्टर्कोबालिन को समझते समय स्टूडेंट्स को ये रिलेशन याद रखना चाहिए। तो मोर आरबीसी ब्रेकडाउन, मोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन एंड पोटेंशियली मोर इंटेस्टाइनल स्टर्कोबालिन। ठीक है, अभी अगला हमारा फिर वही आ गया यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन इज़ फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम बिलिरुबिन बाय बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। जो मैंने बताया कि बिलिरुबिन का जब इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होता है तो यूरोबिलिनोजन बनता है, आगे उसी से स्टर्कोबालिन बनेगा। सो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आएगा और यूरोबिलिनोजन बनेगा। इसका कुछ हिस्सा रीएब्जॉर्ब होता है और कुछ आगे ऑक्सीडाइज होके स्टर्कोबालिन बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या की बात करें अगर हम, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन फॉर्मेशन ये नॉर्मल है। ये कम्प्लीटली एब्सेंट होना हमेशा नॉर्मल नहीं मानते, क्योंकि नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में इंटेस्टाइनल यूरोबिलिनोजन बनता है।
तो अगर बिलिनोजन बढ़ गया है, ठीक है, तो कॉमन वजह है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शायद बढ़ गया है, या हीमोलाइसिस जो हम कह रहे हैं, कुछ हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। क्यों हीमोलाइसिस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जब बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइनल बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा अगर डिक्रीज या एब्सेंट बिलिरोजन है तो ये स्पेशली कंप्लीट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है, क्योंकि बिलिरुबिन इंटेस्टाइन तक ही नहीं पहुंच रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यूरोबिलिनोजन हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड कर पाएँ रिलेशनशिप बिटवीन आप आरबीसी डिस्ट्रक्शन के और लिवर फंक्शन के और बाइल फ्लो के, लेकिन इसको अकेले देखकर हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिवर डिजीज़, हिमोलाइटिक एनीमिया, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, आप इन चीज़ों के लिए देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इन स्टूल। देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम की रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में फीकल पैंक्रियाटिक इलास्टेस पर्टिकुलरली यूज़फुल है, ठीक है। सो फीकल पैंक्रियाटिक इलास्टेस क्या है? देखो, पैंक्रियाटिक इलास्टेस एक पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो स्टूल्स में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन की एक इनडायरेक्ट मार्कर देती है, ठीक है। सो द नॉर्मल वैल्यू मोर देन 200 म्यूग्राम पर ग्राम स्टूल, ये नॉर्मल है, ठीक है। क्या है वो? नॉर्मल है। ओके, ठीक है। सो अगर लेस देन 100 म्यूग्राम पर ग्राम है तो सीवियर पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। तो ओवरऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या आएगा यहाँ पे? इसका सिग्निफिकेंस लो फीकल इलास्टेस, ये हमें सजेस्ट करेगा पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन इम्पेयर होता है, स्टीटोरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो कॉमन कॉजेस क्रॉनिक पैंक्रियाटिटिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, अदर पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस के तौर पे बात करें कि लो फीकल इलास्टेस अकेले पैंक्रियाटिक डिजीज़ का फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, और वाटरी स्टूल्स में डाइल्यूशन टेस्ट को फॉल्सली लो कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फीकल कैलप्रोटेक्टिन। देखो, थोड़ा सा एडवांस्ड टेस्ट है ये, ठीक है। ये रूटीन केमिकल टेस्ट से ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड इन्फ्लामेटरी बायोमार्कर है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि उसकी डेफिनेशन क्या है। कैलप्रोटेक्टिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो मेनली न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। जब भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आते हैं, एक्टिव होते हैं, और क्या करते हैं? वो कैलप्रोटेक्टिन को रिलीज़ करते हैं। अब इस वजह से फीकल्स में कैलप्रोटेक्टिन बढ़ता है, इसीलिए फीकल कैलप्रोटेक्टिन मीन्स इंटेस्टाइनल न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन का एक इनडायरेक्ट मार्कर। सो द प्रिंसिपल इज़ मॉडर्न लेबोरेटरी टेस्टिंग कॉमनली इम्यूनोएसिस और एलिजा बेस्ड होती हैं। तो फीकल एग्जांपल में कैलप्रोटेक्टिन प्लस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके मीजरेबल सिग्नल देती है, जो सिग्नल कैलप्रोटेक्टिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ कैलप्रोटेक्टिन प्रेजेंट। अब जो भी इसमें रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं, करंट मायो रेफरेंस एग्जांपल के तौर पे लेस देन 50 म्यूग्राम पर ग्राम नॉर्मल, ठीक है। 50 से अबव 50 से 120 म्यूग्राम पर ग्राम ये एक बॉर्डर लाइन है। अगर मोर देन 120 म्यूग्राम पर ग्राम है तो एबनॉर्मल या सजेस्टिव ऑफ एक्टिव इन्फ्लामेशन बेसिकली। तो ये लेबोरेटरी स्पेसिफिक कट ऑफ्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इन्फेक्शियस कोलाइटिस, आईबीडी वगैरह, ठीक है, दैट्स इट। एंड अनदर वन इज़ फीकल लैक्टोफेरिन। ये भी एक स्पेशलाइज्ड इन्फ्लामेटरी स्टूल मार्कर है। लैक्टोफेरिन एक
आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है जो न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। और जब भी इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होते हैं तो फीकल लैक्टोफेरिन बढ़ सकता है, इसीलिए फीकल लैक्टोफेरिन मीन्स इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन का मार्कर। ठीक है, तो अगर लैक्टोफेरिन का बढ़ा हुआ है इसका मतलब है एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का सस्पिशन एंड वजह इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, अदर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड दैट्स इट। अभी इसमें कुछ चीज़ें वैसे तो और हैं बट ओवरऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसमें कोलोरेक्टल कैंसर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, फैट मैलाब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट मैलाब्जॉर्प्शन, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिएक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, लिवर डिजीज़, हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे पता चलती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। इस क्लास को इतना रखेंगे, बाकी इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।